जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति के परिचय क्लास के बारे में जाना था। इसमें हमने जाना था कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, चतुर्थांश क्या होता है, कार्तीय तल होता है और किस चतुर्थांश में भुज का मान धनात्मक होता है, किस चतुर्थांश में कोटि का मान धनात्मक होता है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में दिया गया है वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश का निर्माण करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस चतुर्थांश में धनात्मक मान x का होता है और किसमें धनात्मक मान y का होता है। ये आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, इसे y डैश बोलते हैं, इसे x डैश बोलते हैं। ये आपका मूल बिंदु होता है और इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। मूल बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद में जो आपका ये चतुर्थांश है इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश है। ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है। ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें हमने कल की क्लास में जाना जो आपका पहला चतुर्थांश है ये x और y इन दोनों अक्षों से मिलकर के बना होता है और ये जो आपका x अक्ष है यहाँ पे हमेशा x धनात्मक होता है। ये आपका y अक्ष है और y अक्ष पे ये जो आपका y का मान होता है यहाँ पे धनात्मक होता है। इस तरीके से ये धनात्मक दोनों वैल्यू हो जाती हैं। पहले चतुर्थांश में प्लस कामा प्लस यानी भुज का मान भी धनात्मक होगा और कोटि का साइन भी धनात्मक होना चाहिए। ये आपका पहला चतुर्थांश बताएगा। फिर हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा चतुर्थांश y धनात्मक और x ऋणात्मक से मिलकर के बनता है। चूंकि पहले हम x के मान को लिखते हैं किसी भी निर्देशांक में, तो ये हो जाएगा माइनस कामा प्लस, यानी x वाला माइनस और y का प्लस। फिर इस पे हम आएंगे तृतीय पे, तो यहाँ पे y भी ऋणात्मक है, ये y भी ऋणात्मक है और x भी ऋणात्मक है। तो तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा माइनस कामा माइनस। फिर हम आते हैं चतुर्थ पे। चतुर्थ पे ये आपका y जो है ये इन दोनों अक्षों से मिलकर के बना है। y ऋणात्मक होता है लेकिन x धनात्मक होता है। सबसे पहले हम धनात्मक मान यानी x के मान को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस कामा माइनस। इस तरीके से प्रथम चतुर्थांश में साइन प्लस प्लस हो जाएंगे, दूसरे में माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरे में माइनस माइनस हो जाएगा और चौथे में प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे जो आपके निर्देशांक दिए गए हैं इनका चतुर्थांश पूछा गया है, यानी इसमें माइनस कामा माइनस है, एक्स का मान भी ऋणात्मक है, वाई का मान भी ऋणात्मक है और माइनस माइनस आपका ये तृतीय चतुर्थांश में होता है, यानी आप लिखेंगे थर्ड चतुर्थांश। क्या लिखेंगे? थर्ड चतुर्थांश। फिर इसके बाद में ये 4,1 यानी यहाँ पे आपका x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है, तो दोनों प्लस किस चतुर्थांश में होते हैं? तो ये आपके प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। इसमें होते हैं प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों के मान धनात्मक होते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे हम। यहाँ पे x का मान धनात्मक दिया गया है, y का मान ऋणात्मक दिया गया है, यानी प्लस और माइनस ये किस चतुर्थांश में होगा? तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे x का मान माइनस का दिया गया है, y का मान प्लस का दिया गया है, यानी ये माइनस है और y प्लस है। माइनस और प्लस ये किस चतुर्थांश में होता है? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड। फिर हम आएंगे यहाँ पे 7 भी धनात्मक है, यानी x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है, दोनों धनात्मक वैल्यू ये फर्स्ट चतुर्थांश में होती है, तो उसमें आप लिखेंगे फर्स्ट। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे x भी ऋणात्मक है, y भी ऋणात्मक है, यानी माइनस कामा माइनस ये आपके तृतीय चतुर्थांश में होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे थर्ड। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे
x आपका ऋणात्मक है, y धनात्मक है, माइनस कामा प्लस, ये आपकी द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड चतुर्थांश। फिर x का मान धनात्मक है, y का मान ऋणात्मक है, यानी प्लस कामा माइनस, ये आपके किस चतुर्थांश में होता है, तो ये आपके चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन में निर्देशांक दिए गए थे और बताया गया था, पूछा गया था इसमें कि वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है, यानी इन बिंदुओं के चतुर्थांश को बताना था। तो हमने साइन के हिसाब से पहले जाना कि किस चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक होता है, किसमें एक ऋणात्मक और धनात्मक होता है। उसके हिसाब से हमने इन बिंदुओं के चतुर्थांशों को बता दिया। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, निम्न में से कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं? निम्न में से कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं? x अक्ष पर स्थित हैं। निम्न में से कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं? इसमें जो पहला बिंदु दिया गया है ये है a और इसका निर्देशांक है 2,0। पहला बिंदु a है 2,3, ये इसके निर्देशांक है। फिर दूसरा बिंदु है b और इसके निर्देशांक है 2,0। फिर तीसरा बिंदु है c और इसके निर्देशांक है 0,2। फिर चौथा बिंदु है d और इसके निर्देशांक है 0,0। फिर पांचवा बिंदु है e और इसके निर्देशांक है -1,0। फिर छठा बिंदु है f और इसके निर्देशांक है 0,-2। फिर सातवां बिंदु है g, इसके निर्देशांक है 6,0। फिर आठवां बिंदु है h और इसके निर्देशांक है 0,-7। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बताना है कि कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर जो y का मान होता है वो 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, चूंकि x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो y बराबर 0 वाले बिंदु जो है वो आपके x अक्ष पर स्थित होंगे। इसलिए y का मान 0 क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। फिर y का मान 0 यहाँ पे है, लेकिन 0 और 0 x का भी मान 0 है, इसका मतलब ये मूल बिंदु है, ये आपका x अक्ष पर नहीं होगा। ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। इसमें y तो 0 है लेकिन साथ में x भी 0 है। फिर ये आपका जो पांचवा बिंदु है, बिंदु E, इसमें भी y 0 है, इसका मतलब ये भी आपका कहां पर होगा, x अक्ष पर होगा। फिर इसके बाद में जो आपका सातवां है, इस पे भी y का मान 0 है, यानी कौन कौन से बिंदु x अक्ष पर हो जाएंगे, जिसमें y का मान 0 होगा लेकिन x का मान 0 नहीं होगा। तो बिंदु B, बिंदु E और बिंदु G ये आपके x अक्ष पर स्थित होंगे। इसलिए बिंदु B यानी 2,0
कामा बिंदु E -1, 0 तथा बिंदु G 6, 0 x अक्ष पर स्थित होंगे या x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो कि x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इसलिए बिंदु B, बिंदु E और बिंदु G x अक्ष पर स्थित होंगे या स्थित हैं। ये आप लिख लेंगे, यहाँ पे आप होंगे कर देंगे। अब इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए। निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए। अक्षों पर निरूपित कीजिए। अक्षों पर निरूपित कीजिए। अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए। तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए। तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये स्थित हैं। जिसमें ये स्थित हैं। जिसमें ये स्थित हैं। और इसका जो पहला बिंदु दिया गया है, पहला निर्देशांक है ये -2, 0। अब इस पहले बिंदु को हम चतुर्थांश पे निरूपित करेंगे। ये आपका x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है, ये आपका y डैश है। इसमें जो x का मान है -2 है, यहाँ पे आप लिख देंगे -2 और y का मान 0 है, तो y का मान 0 x अक्ष पर होता है, इसलिए इसका जो संख्या रेखा, इसका जो चतुर्थांश पे निरूपण हो जाएगा, इसका जो चतुर्थांश पे निरूपण हो जाएगा, ये यही बिंदु हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा आपका -2, 0। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब इसे आपको बताना है कि किस चतुर्थांश में है, तो इसे आप लिखेंगे x अक्ष पर है। कहां पर है बिंदु? ये x अक्ष पर है और ये इसकी स्थिति हो जाएगी चतुर्थांश में। फिर इसके बाद में हम इसके दूसरे बिंदु पे आते हैं। दूसरा बिंदु है 0,5। दूसरा बिंदु है 0,5। इसको भी हम चतुर्थांश पे दिखाएंगे। ये x अक्ष, ये x डैश, ये y, ये y डैश। 0,5 यानी इसमें जो x का मान है 0 है और y का मान 5 है, तो y के इस 5 मान को हम यहां मान सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और एक ये 5, ये आपका हो जाएगा 0,5। ये बिंदु क्या हो जाएगा? तो ये बिंदु आपका हो जाएगा 0,5, क्योंकि इसमें x का मान 0 है। अब इसका चतुर्थांश बताना है, तो ये आपका y अक्ष पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? y अक्ष पर, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। फिर उसके बाद में हम इसके तीसरे बिंदु पे आएंगे और इसका तीसरा बिंदु दिया गया है 0,0। तीसरा बिंदु है 0,0। तो ये चतुर्थांश है और चतुर्थांश का जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक 0 होते हैं। यानी चतुर्थांश अगर इसका हम बताएं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये मूल बिंदु पे होता है। कहाँ होता है? 0,0 जो निर्देशांक है मूल बिंदु के होते हैं और मूल बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं।
अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम आते हैं इसके चौथे बिंदु पे। अब इसके बाद में इसके चौथे बिंदु पे आते हैं। चौथे बिंदु में दिया गया है 3, -2। चौथा बिंदु है 3, -2। ये आपका चतुर्थांश है, x है, x डैश है, y है और ये आपका y डैश है। इसमें जो x का मान दिया गया है 3 दिया गया है और x का मान धनात्मक है। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 1, 2 और यहाँ पे ये 3 हो गया। फिर y का मान कितना है? y का मान -2 है, तो ये -1 मानेंगे, इससे -2 मानेंगे। यानी अगर हम चतुर्थांश पे इसको निरूपित करें तो यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा 3, -2। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या 3 है x अक्ष पर, यहाँ पे -2 है। इसको अगर हम इस तरीके से मिलाएं तो ये आपका निर्देशांक हो जाएगा 3, -2 और इसकी स्थिति हो जाएगी इस तरीके से। इसे हम चतुर्थांश पे दिखा सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है, तो ये आपका चौथे चतुर्थांश में है। तो लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। किसमें है? चतुर्थ चतुर्थांश में। फिर इसके बाद में पांचवें बिंदु पे आते हैं। पांचवें बिंदु में दिया गया है -5, -1। -5, इसका चतुर्थांश बनाएंगे। ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश। x का मान -5 है, इसे हम मान सकते हैं ये आपका -1, -2, -3, -4 और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5। फिर y का मान -1 है, इसे आप यहाँ मान सकते हो y का मान -1। तो ये आपकी स्थिति बनेगी, ये आपका बिंदु हो जाएगा -5, -1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x पे -5, y पे -1। अगर इसको हम इस तरीके से मिलाएं तो इस बिंदु की जो स्थिति हो जाएगी चतुर्थांश में, वो इस तरीके से हो जाएगी। अगर आपको बताना हो कि ये किस चतुर्थांश में आता है निर्देशांक, तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में आता है या तीसरे चतुर्थांश में आता है। आप लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। फिर इसके बाद में इसका जो छठा बिंदु है 0, का छठा और अंतिम बिंदु है 0, यानी ये हम बनाएंगे चतुर्थांश। ये एक्सिस x डैश, y और ये y डैश। इसमें जो x का मान है वो 0 है। x का मान क्या है? 0 है। और y का मान -3/2 है। तो इसे अगर हम मान लें कि ये आपका -3/2 है, तो x का मान 0 y अक्ष पर होता है। x का मान 0 y अक्ष पर होता है और y का मान 0 x अक्ष पर होता है। यानी कि ये आपका हो जाएगा x अक्ष पर। कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका निर्देशांक x अक्ष पर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका विभिन्न पार्ट में डिवाइड है, एक एक करके सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है कि -4, 5 का भुज ज्ञात कीजिए। 4 का फर्स्ट पार्ट है -4, 5 का भुज ज्ञात कीजिए। -4, 5 का भुज ज्ञात कीजिए। -4, 5 का भुज ज्ञात कीजिए।
भुज का मतलब होता है x का मान, और यहाँ पे जो x का मान है -4 है, तो इसका जो भुज हो जाएगा, ये आएगा -4। फिर इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में दिया गया -6, की कोटि ज्ञात कीजिए। -6, -6, की कोटि ज्ञात कीजिए। -6, की कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि का मतलब होता है y का मान, और इसमें y का मान दिया गया है 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोटि बराबर 6। कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि हो जाएगी 6। अब इसके बाद में इसके तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरे पार्ट में दिया गया है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक बराबर 0,0। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पे। इसका चौथा पार्ट दिया गया है भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। भुज 0 का मतलब x का मान 0 और x का मान 0 होता है y अक्ष पर। x का मान 0 कहाँ होता है? x का मान 0 y अक्ष पर होता है। फिर इसके बाद में इसके पांचवें पार्ट में दिया गया कोटि 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। कोटि 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। कोटि 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। तो कोटि का मान 0 ये आपकी x अक्ष पर होती है, तो कोटि का मान 0 यानी y का मान 0 x अक्ष पर होता है, इसमें लिखेंगे x अक्ष पर। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है बिंदु P -4,2 P -4,2 को निरूपित कर बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि रेखाखंड PQ x अक्ष का लंब समद्विभाजक है। x अक्ष का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे एक चतुर्थांश। ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये आपका y डैश है। ये मूल बिंदु है। फिर इसके बाद में
ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी नंबर कर देना है 1, ये बिंदु 2, ये बिंदु 3, ये बिंदु 4। इधर करेंगे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया और ये माइनस का 4 हो गया। इधर करेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये आपका माइनस का 4 हो गया। ये माइनस का 4 हो गया। अब इसमें जो रेखाखंड PQ है, इसमें बिंदु P का निर्देशांक कितना है? बिंदु P का निर्देशांक है 4,2, यानी y का मान 2 है। यानी यहाँ पर एक बिंदु है जो स्थिति जिसकी क्या है, जिसकी स्थिति है -4,2 की। ये बिंदु P है -4,2। ऐसा इसलिए क्योंकि ये -4 यहाँ से मिल जाएगा और ये +2 y का मान। फिर ये आपका समद्विभाजक है, तो एक लाइन हमको इस तरीके से खींचना है जो x अक्ष का लंब समद्विभाजक है, यानी x अक्ष को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अब इसका हमें निर्देशांक निकालना है, इसे हम मानेंगे Q। ये आपका रेखाखंड PQ है, इसमें P का निर्देशांक दिया गया है -4 और y का 2 मान है, x का -4 है। Q का निर्देशांक पूछा गया। अब Q के निर्देशांक में हम ध्यान से देखेंगे, जो आपका x है ये -4 है, यानी Q कहाँ से मिला है? तो -4 से मिला है। और अगर हम y को मिलाना चाहें तो y किससे मिल जाएगा? y आपका -2 से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4, -2, यानी जो बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएंगे वो -4, -2 हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे लंब समद्विभाजक का मतलब है कि जितना x अक्ष के इधर भाग निकला हुआ होगा उतना ही y अक्ष की ओर, x अक्ष के दूसरी साइड में नीचे की ओर विभाग निकला होगा। यहाँ पे हम देखेंगे -4,2 है, यानी x -4 है और y का मान 2 है। यहाँ पे आएंगे तो x का मान कितना है? -4 है, क्योंकि -4 से मिल रहा है रेखाखंड। फिर जो y का मान है, ये y किसके सामने मैच कर रहा है? तो ये y के -2 के मान से मैच कर रहा है। इस तरीके से Q के निर्देशांक निकल आएंगे -4, -2। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो आपकी इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में प्रवेश कर जाएंगे और एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इसमें चतुर्थांश दिया गया है। ये x अक्ष है, x डैश है, y अक्ष है, y डैश है। ये मूल बिंदु है 0,0। अब इसके बाद में जो इसमें बिंदु दिए गए हैं उसे हम नोट करेंगे, यानी ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। इधर आएंगे -1, -2, -3, फिर ये बिंदु आप लिखेंगे -4, ये -5, ये -6। यहाँ पे आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। इधर आएंगे -1 हो गया,
माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस का 6 हो गया। अब इसमें जो बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पे आपका बिंदु क्यों है, यहाँ पे आपका बिंदु क्यों है, बिंदु क्यों है, फिर यहाँ पे आपका यानी बिंदु क्यों की स्थिति ध्यान से देखिएगा। बिंदु क्यों की स्थिति है यहाँ पे, ये बिंदु क्यों है, फिर एक को हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे, ये आपका एक है। फिर जो बिंदु H है इसकी स्थिति है यहाँ पे, ये बिंदु H की स्थिति है। फिर उसके बाद में बिंदु P की स्थिति है यहाँ पे, ये बिंदु P की स्थिति है। फिर बिंदु G की स्थिति है, बिंदु G की स्थिति है यहाँ पे, ये आपका बिंदु G है। फिर S की स्थिति है, S की स्थिति है यहाँ पे, ये S की स्थिति है। फिर I की स्थिति है, I की स्थिति है यहाँ पे, ये I की स्थिति है। फिर N की स्थिति है, यानी N की स्थिति कहाँ पे है, अगर मूल बिंदु को रफ कर दें तो N की स्थिति है यहाँ पे। अब देखेंगे कि सारे बिंदु हो गए, H हो गया, Q हो गया, G हो गया, S हो गया, I हो गया, P हो गया और N हो गया। अब हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम H पे आए तो H यहाँ पे 3 से मिल रहा है, यानी x के मान को हम पहले लिखते हैं तो लिखेंगे -3, यहाँ बढ़ा के लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे -3। फिर ये मिल रहा है y के 1 से, y के एक मान से या एक बिंदु से मिल रहा है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,1। क्या हो जाएगा? 3,1 हो जाएगा। यानी इस बिंदु से y के बिंदु को मिलाना है और x के बिंदु को मिलाना है, जो आएगा x और y का मान वही उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। जैसे क्यों पे आएंगे तो क्यों आपका ये -1 से मिल रहा है, तो लिखेंगे -1 हो गया। फिर ये y के 3 से मिल रहा है तो y का 3 लिख देंगे, तो ये -1,3 बिंदु क्यों का निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि x के मान को हम पहले लिखते हैं, y के मान को हम बाद में लिखते हैं। n पे आएंगे, ये x मिल रहा है, ये n मिल रहा है -1 से, तो x के मान को पहले लिखते हैं, फिर से y से मिलाएंगे तो y का भी बिंदु -1 है, तो n का निर्देशांक आएगा -1,1। फिर i पे आएंगे तो i ये x के 3 बिंदु से मिल रहा है और y के -2 से मिल रहा है, तो x के मान को पहले लिखते हैं, y के मान को बाद में लिखते हैं, तो 3,-2 ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। p पे आएंगे तो p y के 6 बिंदु से मिल रहा है और x के ये 4 बिंदु से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? 4 बिंदु से मिल रहा है, तो p का निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि x के मान को पहले लिखते हैं तो लिखेंगे 4, -6, ये आपका बिंदु p का निर्देशांक हो जाएगा। फिर g पे आएंगे, g x पे 3 से मिल रहा है और y पे 2 से मिल रहा है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,2, क्योंकि x के मान को पहले लिखते हैं, x के मान को क्या करते हैं? पहले लिखते हैं, y के मान को बाद में लिखते हैं। s पे आते हैं, s y में बिंदु 6 से मिल रहा है और x में बिंदु 5 से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? x में बिंदु 5 से मिल रहा है। इसको थोड़ा सा सीधा कर देंगे, ये s जो है ये x में मिल रहा है बिंदु 5 से, समझिएगा, x में मिल रहा है 5 से, y में मिल रहा है 6 से, तो x के मान को हम पहले लिखते हैं तो लिखेंगे 5,6, ये बिंदु s का निर्देशांक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से इसको समझिएगा।
बिंदु एच पे आते हैं, तो बिंदु एच एस में -3 के सामने है तो -3 लिख दिया, चूंकि एक्स का मान पहले लिखते हैं, और y में 1 के सामने है तो -3 का मान इसके निर्देशांक हो गए। क्यों पे आएंगे, क्यों किसके सामने है, तो x में -1 के सामने है और y में 3 के सामने है, तो -1, 3 इसका निर्देशांक हो जाएगा। s पे आएंगे तो s x में 5 के सामने है और y में ये 6 के सामने है, तो 5, 6 s का निर्देशांक हो जाएगा। g पे आएंगे तो g का जो ये बिंदु है ये x में 3 से मिल रहा है, y में 2 से मिल रहा है, तो 3, 2 इसका निर्देशांक हो जाएगा। i पे आएंगे तो i x में 3 के सामने है, y में -2 के सामने है, तो 3, -2 इसका निर्देशांक हो जाएगा। p पे आएंगे x में 4 के सामने है और y में -6 के सामने है, तो 4, -6 बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।